नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों और राजनीतिक भविष्य से जुड़ी यह बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में, बल्कि भाजपाइयों के दिमाग में भी यह सवाल पिछले लंबे अरसे से चल रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनावों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या इसी साल उनकी विदाई हो जाएगी। क्या जून जुलाई में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है और इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र मोदी करेंगे क्या वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे या वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे राष्ट्रपति बनकर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2027 के विधानसभा चुनावों तक, या उससे पहले ही उनको यूपी से हटाकर दिल्ली लाया जाएगा? और दिल्ली लाया जाएगा तो उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो इतने सारे मंत्रियों में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनकर रहना पसंद करेंगे? और मैं सिर्फ जानबूझकर यूज कर रहा हूं क्योंकि कोई भी ताकतवर पोर्टफोलियो दे दीजिए, मंत्रियों की क्या हालत है केंद्र में, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन एक सवाल जो बहुत ज्यादा लोग नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर पूछ रहे हैं कि भैया मोहन भागवत का भविष्य क्या होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो संघ प्रमुख कब तक बने रहेंगे? तो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत से जुड़ी ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सारी खबरें निकलकर सामने आई, कई सारी खबरें सूत्रों के हवाले से भी सामने आई। संघ के बारे में वैसा भी कहा जाता है कि वो जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपाते हुए नजर आते हैं और इसलिए इस संगठन की वैधता पर भी विरोधी दल सवाल उठाते रहते हैं। कांग्रेस कहती रहती है कि वह रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, लेकिन खैर आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बैठक का समापन हो गया, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में मोदी, योगी और भागवत के भविष्य को लेकर एक बड़ी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा क्या है, आने वाले दिनों में आरएसएस क्या करेगा, वो भी इस 3 दिवसीय बैठक से शीशे की तरह साफ हो गया है। तो ये बड़ी स्टोरी, इससे जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। क्या आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपने लाइक कर भी दिया, कमेंट आपने कर भी दिया, तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के आग्रह के साथ। लेकिन एक सवाल और कि क्या आप मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे न्यूनतम राशि रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम, यानी महीने का 89 रुपए। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेंबर के तौर पर हमारे इस YouTube मंच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अब मोदी और योगी के राजनीतिक भविष्य के फैसले की तारीख आ गई है, एक तारीख का ऐलान हो गया है और वो तारीख ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी आने वाले वर्षों में देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी को एक नए विकल्प की तलाश करनी होगी, एक नया प्रधानमंत्री चुनना होगा। वो तारीख ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे और हटाने के बाद उनको प्रमोशन दिया जाएगा या प्रमोट करने के लिए ही उनको हटाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में भी एक नए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की, दावेदार की तलाश शुरू हो जाएगी। भागवत के बारे में इस स्टोरी के बिल्कुल अंत में आपको बताऊंगा, लेकिन अब उस तारीख का जिक्र कर देता हूं। मिनी भारत का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। अब आप कहेंगे मिनी भारत? जी हां, मिनी भारत का चुनाव होने जा रहा है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन मैं इसे मिनी भारत का चुनाव क्यों कह रहा हूं, बल्कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल है। और ये टीवी चैनल वाला सेमीफाइनल नहीं है, ये असलियत वाला सेमीफाइनल है, क्योंकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबकी परीक्षा हो जाएगी। देश के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल, यानी राष्ट्रीय दल की बात करूं
केंद्र की सत्ता में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी, इन दोनों की ताकत का प्रदर्शन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। और इन दोनों राष्ट्रीय दलों के अलावा, चाहे आप एनडीए की बात कर लीजिए या इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, क्षेत्रीय दल अपना एक अलग वजूद जो है वो बचाए रखना चाहता है। तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ये भी तय करेंगे कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति आने वाले वर्षों में भी इस देश में जीवित रहेगी, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से एक जनसभा में कह चुके हैं कि भैया क्षेत्रीय दलों को तो समाप्त होना ही होगा, क्या उस तरह की हालत पैदा हो जाएगी? इसलिए मैंने कहा सबके असली दमखम की परीक्षा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। और इसलिए ये न केवल मिनी भारत का चुनाव है, बल्कि ये भी बताएगा कि नरेंद्र मोदी कब तक देश के प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। ये भी बताएगा कि योगी आदित्यनाथ कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे और भविष्य में उनको क्या मिलेगा। और ये चुनाव ये भी बताएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो एजेंडा दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, आरएसएस उस एजेंडे को लागू करने में कितना कामयाब हो पाया। चौंकिएगा मत, अब आरएसएस बीजेपी को काम नहीं देता, बीजेपी आरएसएस को काम देता है। और इस चुनावी बेला में पंजाब को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। बीजेपी को जो चुनाव जिताना है, 10 करोड़ घरों तक पहुंचने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ी नीति बनाई है। लेकिन भैया ये 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचकर करोगे क्या? क्योंकि जब जब आपसे सवाल भारत के सम्मान, भारत के मान सम्मान, भारत के वैश्विक जो रुख है उसको लेकर पूछा जाता है, भारत की वैश्विक छवि को लेकर पूछा जाता है, यानी कोई सा भी ऐसा सवाल जो सेंसिटिव सवाल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता उसको भारतीय जनता पार्टी पर टालते हुए नजर आते हैं। तो ये 10 करोड़ घरों तक पहुंचकर करोगे क्या? बताओगे क्या? या बीजेपी को चुनाव जितवाना सिर्फ यही एक एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रह गया? कमेंट करके जरूर आप बताइएगा हमें। तो ये जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं और वो कौन सी तारीख है, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन मोटे तौर पर जरा मैं बता देता हूं कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने आज, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी, फिर से ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में एक फेज में चुनाव होंगे। वही पश्चिम बंगाल में 2 फेज में विधानसभा चुनाव होंगे। यानी तमिलनाडु में, अब आपको तारीख भी बता देता हूं कि असम, केरल और पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे दोस्तों। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होगा और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होगा और नतीजों की घोषणा 4 मई को होगी। यानी 4 मई को काउंटिंग होगी और इस काउंटिंग के बाद यह पता लगेगा कि इन 5 राज्यों की जनता ने अगले 5 वर्ष के लिए किसको चुना है। भारतीय जनता पार्टी का सपना कामयाब हुआ या टूट गया? कांग्रेस पार्टी के आला कमान की इच्छा को जनता ने मजबूती दी या रौंद दिया? तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों को जनता ने अपने सर माथे बिठाया या उन्होंने राष्ट्रीय दलों की तरफ रुख कर लिया? और लेफ्ट फ्रंट जिस राज्य में, केरल में, अंतिम सांसें लेता हुआ नजर आ रहा है, जनता ने वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी लेफ्ट पार्टी से छीन लिया या उनको नया ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, जिससे उनमें भी जान आ गई। क्योंकि लेफ्ट फ्रंट के मजबूत होने से भी इस देश की राजनीति में बहुत कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और 4 मई की अहम तारीख को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैंने कैसे कहा आपको कि ये सबकी परीक्षा का काल है। पहले बात सिर्फ देश के 2 राष्ट्रीय दलों की कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है, 14 में पूर्ण बहुमत, 19 में पूर्ण बहुमत, 2024 में 240 सीट के साथ अल्पमत की सरकार बनाई और बहुमत के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी दलों के नेताओं का, सांसदों का सहारा लिया उन्होंने। असम, लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार रही है। 2016 का हारी, 2021 का हारी। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री है, एक जमाने में वो कांग्रेस के सुपर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे असम में, वो न केवल असम में बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं,
बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के थैली में उन्होंने डाल दिया है। तो असम से बीजेपी की विदाई करना कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का एजेंडा है। अगर वो विदा कर देंगे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अगर वो विदा नहीं कर पाए तो फिर राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत बड़ा झटका होगा। यानी असम का विधानसभा चुनाव ये बताएगा कि बीजेपी की हवा बहती रहेगी या कांग्रेस की जान थोड़ी सी वापस आएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण राज्य केरल, केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार एक बार बनती थी, एक बार कांग्रेस वाले फ्रंट की सरकार बनती थी, लेकिन 2016 में भी लेफ्ट फ्रंट जीता, 2021 में भी लेफ्ट फ्रंट जीता, और 2026 में भी अगर लेफ्ट फ्रंट जीतेगा तो राहुल गांधी का करिश्मा, बल्कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव जो कि केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद है, जिनमें लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, उन प्रियंका गांधी का करिश्मा भी टूट जाएगा। केरल का विधानसभा चुनाव जीतना गांधी परिवार के करिश्मे को बनाए रखने के लिए यह बहुत बड़ी जरूरत है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर वो केरल का विधानसभा चुनाव भी हार जाते हैं लगातार तीसरी बार, तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही कमजोर है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप बिहार का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लीजिए। तो दक्षिण भारत से भी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहां पर राज्य में वापसी हो जाती है तो फिर बीजेपी की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी। लेफ्ट फ्रंट से मुकाबला है, केरल के लिए तो लेफ्ट करो या मरो का सबब है, और कहीं लेफ्ट फ्रंट कहीं बचा नहीं है। केरल भी हाथ से चला गया तो इस देश की राजनीति में लेफ्ट फ्रंट पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को मात देती हुई नजर आ रही है, और अगर इस बार भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में भाजपा का सपना साकार नहीं कर सकती। फिर तो बदलाव की बात उठेगी दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की जीत विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी मजबूती देता हुआ नजर आएगा। यह बात तय है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत मतलब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की हार होगी। लेकिन ममता बनर्जी की जीत कांग्रेस की हार से ज्यादा इस बात के लिए महत्वपूर्ण होगी कि वो एग्रेसिव आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ा जाता है, इस बात को वो अच्छी तरह से समझती और जानती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल जीत जाएंगी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में जहां जो पार्टी स्ट्रांग है उनकी मदद करती हुई नजर आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक तरह से मदद करने का ऐलान तृणमूल कांग्रेस ने कर दिया है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव क्षेत्रीय दल के लिहाज से महत्वपूर्ण है तृणमूल कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन के लिए, और पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और व्यक्ति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस उनके साथ है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, और कांग्रेस के साथ सीटों और मंत्री की संख्या के अलावा बाकी की निश्चित चीजों पर कोई विवाद नहीं है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। तो वहां तमिलनाडु में डीएमके की जीत ये बताएगी कि क्षेत्रीय दलों का जो रसूख है वो बरकरार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर करने के लिए स्वर्गीय जयललिता की पार्टी के एक धड़े एआईएडीएमके, अब वो एक धड़ा ही कहना है क्योंकि कई नेता अलग अलग पार्टियों में शामिल हो गए हैं, एक पूर्व डिप्टी सीएम तो डीएमके में शामिल हो गए हैं, उनको साथ ले रही है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, उनके गठबंधन की खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि तमिलनाडु में पार्टी का जनाधार बढ़ाना ये भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वहां एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। पुडुचेरी में क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार वहां है, इस बार वो सरकार बना पाती है नहीं बना पाती ये देखना होगा। और अब जो तारीख मैंने आपको बताई 4 मई की तारीख, आपको क्यों ध्यान रखने को कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, अब इनमें से आपने देख लिया, इन चारों राज्यों मैंने आपको बता दिया भाई, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। यहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को किसी भी तरह से जीत दिलानी होगी।
अगर ये जीत नहीं दिला पाएंगे तो ये मानकर चल लीजिए कि फिर नरेंद्र मोदी को 2029 के लोकसभा चुनावों तक प्रधानमंत्री के पद पर बने नहीं रहने देगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और मोहन भागवत मजबूर करेंगे कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। और सिर्फ मोहन भागवत मजबूत नहीं करेंगे अकेले, तो वो भी बहुत कमजोर हो चुके हैं, आरएसएस को भी उन्होंने कमजोर कर दिया है। लेकिन इन चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी मोदी की विदाई की कहानी लिखते हुए नजर आएंगे, बयां करते हुए नजर आएंगे। तो ये चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। केरल, तमिलनाडु, इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर नहीं लगा है, लेकिन जनाधार और वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रगति दिखानी होगी, नहीं तो आपके नेतृत्व क्षमता पर कई तरह के सवाल उठेंगे। पश्चिम बंगाल एक बड़ा चुनाव है, आरएसएस भी कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के अपने ही कई नेता डर के मारे पूरी ताकत के साथ उतरते नहीं है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिलते नहीं है। ये दिक्कत है। इसलिए पश्चिम बंगाल जीतना पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो पश्चिम बंगाल में उनको नेता फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो बड़ी बड़ी हस्तियों को जो चुनाव लड़ाते हैं वो भी उनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल भी करो या मरो की स्थिति का चुनाव बन चुका है, न केवल ममता बनर्जी के लिए बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये मिनी भारत का चुनाव है और इस मिनी भारत के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। या तो वो चुनाव जितवा के ये साबित करे कि वो अभी भी उतने पॉपुलर हैं और बीजेपी को चुनाव जितवा सकते हैं, या फिर चुनाव हार कर गद्दी छोड़ दे। ये दोनों ही बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है चुनावी हार जीत, कोई उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही कोई उसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन हां, यह डेटा भी देखा जाएगा कि इन पांचों राज्यों में कितनी चुनावी रैलियां उन्होंने की और उनमें से कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को जीत मिली। हालांकि यह योगी आदित्यनाथ के प्रमोशन को लेकर एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकता। दिल्ली की राजनीति में योगी के आने की दो ही वजह हो सकती है या दो ही परिस्थितियां हो सकती है, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो। मोदी की विदाई और नए नेतृत्व की तलाश, या फिर दूसरी वजह हो सकती है कि संघ को यह लग जाए, बीजेपी को यह लग जाए कि योगी आदित्यनाथ के सहारे 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो उनको हटाया जाएगा। अब हटाकर उनको आप गोरखपुर तो भेज नहीं सकते, ऐसी हालत वो कर देंगे कि आप बिल्कुल ना जीत पाओगे, तो उनको मनाकर कुछ बड़ा पद देना पड़ेगा। अब उनकी टीम तो उनको भावी प्रधानमंत्री मान चुकी है, उसी तरह से पूरा का पूरा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का पद तो तब मोदी इतनी जल्दी खाली करेंगे नहीं, तो ऐसी सूरत में उनको कोई वरिष्ठ मंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसी ही सूरत में बीजेपी में बदलाव की एक नई बयार शुरू हो सकती है, लेकिन उसकी बयार जो बहनी शुरू होगी वो इन 5 राज्यों, 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव के नतीजों से सामने आएगा। और इसलिए मैंने आपको कहा कि वो बड़ी तारीख आ गई, जो तारीख ये बताएगी कि इस देश की राजनीति आने वाले दिनों में कौन सा मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। 4 मई को चुनावी नतीजा आएगा और यह तय मानकर चल लीजिए जून जुलाई, यानी देश की संसद के मानसून सत्र से पहले और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले ये बड़ा राजनीतिक बदलाव बीजेपी में लगभग उसकी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपका क्या मानना है कि 4 मई के चुनावी नतीजों के बाद मोदी का क्या होगा, योगी का क्या होगा, अमित शाह का क्या होगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक वर्तमान मुखिया मोहन भागवत का क्या होगा। क्योंकि उनसे जुड़ी हुई भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है, कुछ अधपकी खबर है, थोड़ा सा उसको पका लेता हूं, बढ़िया से उसको पका लेता हूं, यानी कंफर्म कर लेता हूं, रिकंफर्म कर लेता हूं, उसके बाद उस खबर को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जाते जाते फिर अपील, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके अपने विचार मतलब हम तक जरूर पहुंचाइएगा कि भैया आपका क्या मानना है। और
दो चार लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।